Hi friends, welcome on Europedia and today I'm interacting with Gaurav Sharma and let me tell all of you, Gaurav Sharma recently got selected in Haryana Public Service Commission as Assistant Environment Engineer. In fact, he got rank 1 in this particular exam and Gaurav Sharma पहले भी जॉब कर रहे थे, इनके पास बहुत एक वास्ट एक्सपीरियंस है और आई एम वेरी श्योर आप जो सारी इंटरेक्शन सुनेंगे गौरव की तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, स्पेशली दोज ऑफ यू जो एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए फ्रेंड्स एफर्ट, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के अलावा एक प्रॉपर माइंडसेट एंड एटीट्यूड रिक्वायर्ड होता है जो आपको पता चलता है सिलेक्टेड कैंडिडेट से। सो आई विल इंटरेक्ट विद गौरव। गौरव की हर बात को आप बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि ऐसे लोगों की जो इंपॉर्टेंट इनपुट्स होती हैं वो आपको बहुत हेल्प करती हैं अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सो गौरव, वेलकम ऑन योरपीडिया। थैंक यू सर। एंड गौरव, लेट मी थैंक यू फॉर द टाइम यू स्पेयर्ड एंड लेट मी आल्सो कांग्रेचुलेट यू फॉर गेटिंग सिलेक्टेड विद रैंक 1 इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। थैंक यू सर। गौरव, ये जो एग्जाम है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ये बेसिकली एक एग्जाम था और बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब प्रोफाइल। उसका एक रीजन असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर, एक तो असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट है, दूसरा एनवायरनमेंट अपने आप में एक बहुत ही सोशली रेलिवेंट डोमेन है। आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा आगे सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की फील्ड में काम करने के लिए। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे इस एग्जाम के बारे में सारा, क्योंकि बहुत सा बच्चा ऐसा है खासकर जो अपनी स्टेट में ही गेजेटेड 1 जॉब्स में जाना चाहता है और अच्छी जॉब्स में जाना चाहता है, वो एस्पायर करता है ऐसी जॉब्स में जाने के लिए। तो आपकी तरफ से जो इनपुट आएगा वो उनके लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट होगा। मैं स्टार्ट आपके बैकग्राउंड से करूंगा। आप प्लीज सब लोगों को बताएं कि आपके बैकग्राउंड क्या है, आपने ग्रेजुएशन कब किया, कहां से किया, उसके बाद की जर्नी आपकी क्या थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया। तो मैंने बीटेक सर एनआईटी कुरुक्षेत्र से 2012 में सिविल इंजीनियरिंग में किया है। राइट। उसके बाद 1 साल मैंने एक दिल्ली एमएनसी कंपनी थी जैकब्स इंजीनियरिंग, ओके, उसमें एज अ डिजाइन इंजीनियर काम किया था। आफ्टर दैट आई वेंट टू आईआईटी रुड़की फॉर माय मास्टर्स इन अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। ओके। इन 2013 to 2015। ओके। So 2013 to 15. After that 15 to 17 I worked as an assistant professor at NIT कुरुक्षेत्र। ओके। उसके बाद 2017 में जेई की पोस्ट निकली थी हरियाणा में। हाँ जी। तो जेई पीएचडी में मेरा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज अ जेई मैं 7 साल के अराउंड काम किया। उसके बाद फिर यहाँ असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर की पोस्ट निकली, तो इसमें मेरा रैंक 1 आया। वंडरफुल। अच्छा गौरव, एक मैं आपसे जानना चाहूंगा आउट ऑफ माय ओन क्यूरियोसिटी, आपका जो प्रोफाइल है, एकेडमिक प्रोफाइल, वो वंडरफुल है। एनआईटी के आप ग्रेजुएट हैं कुरुक्षेत्र के और आईआईटी रुड़की जो सिविल इंजीनियर्स के लिए एक मक्का माना जाता है, उसमें आपने अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया है। आपके लिए जेई वाला जो जॉब था 7 साल के लिए, वो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन से थोड़ा सा नीचे मैं मान रहा हूँ, तो आपको क्या कॉन्फिडेंस था कि किसी दिन आप असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम निकाल लेंगे? बिल्कुल था सर, क्योंकि 2013 में मैंने फर्स्ट टाइम इंजीनियरिंग सर्विसेज दिया था। हाँ जी। तो वहाँ मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था। उसके बाद 2016 में भी दिया था, वहाँ भी मैं इंटरव्यू तक गया। तो उसके बाद ये था भी कोई ना कोई ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का एग्जाम निकाल लूंगा। तो मोस्ट ऑफली हरियाणा में था कि निकल रहे हैं एग्जाम तो निकल जाए। तो थोड़ा ये है कि टेन्योर लंबा हो गया, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट आया। तो आपने डेडिकेशन के साथ काम करते रहो, राइट डायरेक्शन के साथ, तो आप निकल जाते हो। इसमें मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि ऑब्वियसली आपने जहां पे आपने डिजर्व करते हैं आपने जाना था, लेकिन ये जो फेज होता है इसमें पेशेंस बहुत ज्यादा चाहिए होती है कि साहब मैं जो हूँ, कई बार में भी ऐसा हो सकता है आपके फ्रेंड्स जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज में बैठे हैं, असिस्टेंट इंजीनियर बैठे हैं और आप जो जूनियर इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो वो फेज किस तरीके से काटना चाहिए और अपने आप को किस तरीके से मोटिवेटेड रखना चाहिए कि मैं तैयारी करता रहूं और एक दिन मैं निकल जाऊंगा। एक्चुअली सर ये फेजेस भी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि आप अपने फेलियर से ही लाइफ में सक्सेस की तरफ, उस सक्सेस की वैल्यू तभी होती है। राइट। इस फेलियर से क्या होता है, आपके क्वेश्चन जो है अब्सॉर्ब का वो बढ़ जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स भी जैसे अब इंजीनियरिंग सर्विसेज में काफी मेरे मोस्ट ऑफ द क्लासमेट्स इंजीनियरिंग सर्विसेज में गए हुए हैं। तो वो जब भी उनसे बात होती है वो कहते हैं कोई बात नहीं, तू प्रिपरेशन करता है, यू हैव द कैलिबर, यू कैन क्रैक द एग्जाम व्हेन द राइट टाइम विल कम। श्योर। तो एक तो आप में सेल्फ बिलीव होना बहुत जरूरी है। अभी आप इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ो, कहीं भी कॉलेज से, कॉलेज मैं मानता हूँ कॉलेज डजंट मैटर, बट मैटर्स व्हेन यू स्टार्ट एग्जाम प्रिपरेशन। जब आप अच्छे तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे विद गुड कंटेंट एंड विद राइट डायरेक्शन,
जब वो आप अचीव कर लोगे तो सक्सेस आपको मिलनी ही मिल जाएगी। हम सक्सेस से लैक इसलिए करते हैं क्योंकि हमें राइट डायरेक्शन नहीं मिलती। कई बार राइट डायरेक्शन में लैक कर जाते हैं, कई बार कंटेंट नहीं मिल पाता, कहीं हम अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाते हैं, अभी हमसे ऊपर तो कोई है ही नहीं है। लेकिन आपका टीचर जो है अगर वो आपको सही से गाइड करे और आप उसको बिलीव करो तो आप निकल जाओ। सही बात। अच्छा, एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला, मैं उस पॉइंट पे दोबारा डिस्कशन करना चाहूंगा। आप खुद आईआईटी एनआईटी बैकग्राउंड के हैं और आपने बोला कि आप किसी भी कॉलेज के हों, आप वहीं पे पहुंच सकते हैं जहां पे आईआईटी एनआईटी के ग्रेजुएट पहुंच सकते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर दोबारा से मैं चाहूंगा आप इनपुट दें, क्योंकि ऐसा बहुत सा स्टूडेंट है शायद जिनके दिमाग में ऐसा है कि नहीं साहब, ये जो टॉप पोजीशंस होती हैं ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ही होती हैं जो बड़े अच्छे कॉलेजेस से हैं। आप इसके ऊपर दोबारा से थोड़ा सा बताएं। सर, जब हम आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। हाँ जी। तो वहाँ हमने अपना बेस्ट दिया, तभी हम वहाँ उस फील्ड तक पहुंचे। और जो आपकी लाइफ है वो कोई भी एग्जाम हो, सबको फेयर चांस देती है। हाँ जी। अगर ऐसा ना होता फिर हर जगह एक्सपीरियंस मांगा जाता है। हाँ जी। तो हमेशा बैचलर्स ही, जनरली एक ही एग्जाम बैचलर्स ही मांगी जाती है, इसलिए मांगी जाती है क्योंकि आप सबको फेयर चांस देना। राइट। तो आप कभी भी स्टार्ट करो, लेकिन सही डायरेक्शन में स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप वो सही तरीके से सही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या सेल्फ स्टडी, सेल्फ प्रैक्टिस, राइट डायरेक्शन में प्रैक्टिस करोगे तो आप कोई भी निकल सकता है। सही बात है। इट्स नॉट अ मैटर कि कोई आईआईटी वाला निकले है कोई, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स आप देखोगे हरियाणा में भी है इंजीनियरिंग सर्विस में, सारे एनआईटी से नहीं है। कुछ लोकल कॉलेजेस है, कुछ मेरे स्कूल मेट्स भी लगे हुए हैं, बट दे हैव पुट द राइट एफर्ट। सही बात है। एट द राइट टाइम, दैट्स व्हाई दे आर अहेड ऑफ मी। अभी कह सकता हूं मैं कि उस टाइम वो मेरे से आगे निकल गए थे। वेरी ट्रू। सो राइट स्ट्रेटजी, राइट प्रिपरेशन, राइट एटीट्यूड के साथ तैयारी करना, और सबसे इंपॉर्टेंट अपना डिटर्मिनेशन। बाकी सारा सेकेंडरी आता है। राइट डिटर्मिनेशन इज इंपॉर्टेंट। गौरव, ये मैं आप अब डिस्कशन इस एग्जाम के बारे में करते हैं जो असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर वाला एग्जाम था। अगेन जब ये एग्जाम डिक्लेयर हुआ तो एक अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि एनवायरनमेंट इंजीनियर्स जो हैं वो स्टेट्स को अब रिक्वायर्ड हैं, और स्टेट सारी की सारी स्टेट्स अब इस तरफ जा रही हैं कि इन पोजीशंस को भरा जाए, और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, तो नीडलेस टू से आप इस अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब भी कर लिया। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब ये एग्जाम निकला और जब इसका सिलेबस आया तो सिलेबस कुछ बहुत ही वास्ट जैसा सिलेबस था, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था उस टाइम पे? सर, फर्स्ट रिएक्शन तो देखो इतने ज्यादा फेलियर्स के बाद यही था कि अब इस एग्जाम के लिए हमें राइट डायरेक्शन पकड़नी है, क्योंकि हमारे लिए मोस्ट प्रोबेबली हम मानते थे कि ये लास्ट चांस ही है, क्योंकि मेरा फ्रेंड अंशुल, हम दोनों ने लगभग साथ ही तैयारी करी थी, तो हमें मानते थे हमारी लास्ट अपॉर्चुनिटी यार, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर रैंक 1। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रैंक 1 देन यू विल गेट रैंक 1 to 5, दैट इज डेफिनेट। और आप रैंक 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, वो आपको एक टीचर ही बता सकता है। टीचर बता सकता है, आपका फेलियर्स बता सकते हैं, अभी आप वहां गलती करी तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। तो सबसे पहले तो यही था कि हमें एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहिए जो बहुत जल्दी हमें समय में सिलेबस करा दे। उस टाइम बहुत कम था, एक्चुअली एग्जाम शायद जनवरी में नोटिफाई हुआ था और अप्रैल में प्री था और जून में मेंस था, तो इतना ज्यादा सिलेबस हम खुद से नहीं कर सकते थे, हमारे पास रिसोर्सेज थे, क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है। हम तो सिविल इंजीनियरिंग ही पढ़े हुए हैं, उसके बाद इसमें एनवायरनमेंट भी था और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी था, केमिकल इंजीनियरिंग भी था, और भी बहुत सब्जेक्ट्स थे। तो सबसे पहले तो हमने इंस्टीट्यूट देखना था कि कौन सा इंस्टीट्यूट जो है हमें राइट डायरेक्शन और राइट कंटेंट प्रोवाइड कराएगा। तो फिर वो सर्च किया तो आप लोगों का इंस्टीट्यूट हमें मिला, यूपीडिया हमने, बट उससे गूगल क्या नाम है यूट्यूब से सर्च किया था। तो मैंने खुद वहां से स्टार्ट किया और अपना फ्रेंड जो अंशुल था उसको बताया भी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो आपने जो कंटेंट दिया वो एक तो प्रिसाइज कंटेंट था, जितना चाहिए। एक्चुअली पेपर निकालने के लिए आपको चाहिए होता है जितना पेपर की डिमांड है, उसके हिसाब से तैयारी करो। नॉलेज देखो सबके पास है, वही बंदा एक्सपीरियंस हो जाता है, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से बड़ा नॉलेज सबके, लेकिन आपको एग्जाम में एग्जीक्यूट करनी है। जो एग्जीक्यूट करेगा वही सिलेक्टेड होएगा। और एग्जीक्यूशन का तरीका यही होता है कि आपने जितना सिलेबस है उसको अच्छे से समझो और अच्छे से रिवाइज करके प्रैक्टिस करो। मेन बात ये होती है भी आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं, हरियाणा में हो चाहे यूपीएससी हो, आपको चीजों का कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जो बायोडाइवर्सिटी टॉपिक था इसमें, तो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन रटने से काम नहीं चलेगा, आपको बायोडाइवर्सिटी की थीम पता होनी चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी चीज क्या है। अब आपको वो चीज पता लगी तो आप उसको जो 2 दिन बाद लिख लो, आप लिख दोगे, यू हैव द एसेंस ऑफ द कंटेंट, तो वो बहुत जरूरी है। अब वो आपको कोई कंसाइज फॉर्म में दे दे तो वो इजी हो जाता है। तो वो कंसाइज फॉर्म में यूरोपीडिया ने हमें प्रोवाइड किया, तो हमने उस पर खुद वर्क किया। क्लासेस आपकी उसने फटाफट सिलेबस कंप्लीट किया, फटाफट राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करी। और एक मैं पॉइंट और ऐड करूंगा इसमें कि आप हमेशा मेंस की तैयारी करो। गुड।
अब अगर आप मेंस की तैयारी करते हो तो प्री अपने आप निकल जाता है, क्योंकि मेंस में आप कंसेप्ट पे होल्ड करना सीखोगे। कंसेप्ट पे होल्ड तभी होगा जब आप राइटिंग करोगे, तो आपको प्री के पॉइंट, आधे पॉइंट्स तो वहीं से निकल जाते हैं। तो अगर आप मेंस की तैयारी करी है तो आपका प्री डेफिनेटली निकल जाता है। तो हमने तो स्टार्टिंग से मेंस की तैयारी करी थी, तो प्री हमारा इजिली निकल गया था। थोड़ा डाइसी आया था, लेकिन वो हमेशा रहेगा, क्योंकि प्री का डोमेन बहुत बड़ा होता है। प्री में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन मेंस मेरे अकॉर्डिंग मेंस सबसे आसान है, क्योंकि मेंस में जो टॉपिक्स दिए हैं उन्हीं से पूछेंगे। अब मेंस में भी आपको बता दूं मैं, 3 तरह के क्वेश्चन पुट अप होते हैं। एक होता है मतलब 15 क्वेश्चन का हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, तो 8 से 9 क्वेश्चन उसमें इजी रहेंगे, वो सब अटेम्प्ट कर जाएंगे। उससे फिर 4 क्वेश्चन उससे ऊपर होंगे जो मीडियम रेंज के होंगे, जो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। और लास्ट के 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल रैंडम पुट अप किए जाते हैं, वो आपको नहीं पता होता है क्या आ गया, लेकिन उसके लिए आपको पहले प्रिपेयर रहना है। वो आपको टेस्ट सीरीज प्रिपेयर कराती है। तो आप रैंडम जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो टेस्ट सीरीज देते हैं, तो आप पूरा प्रिपेयर करके वो रैंडम के लिए तैयार रहो, तभी आप वहाँ 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना फिर वो नहीं बन पाती है। तो मेन ये है। अच्छा, आपने गौरव बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला, एंड आई होप स्टूडेंट्स को समझ आ जाए कि आप तैयारी मेंस की करो। इसका पर्पस ये है कि जब मेंस की करोगे, डेप्थ में करोगे, इसेंस आएगा, सब्जेक्ट का इसेंस आएगा, और आपको जो नॉलेज है वो प्री में भी उसका डिस्प्ले कर सकते हो। जब आपको कॉमन सेंस आ गई सब्जेक्ट की, तो आप में भी उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। रोट मेमोराइज करके तो नहीं निकलेगा, किसी तरीके से प्री निकल भी गया तो मेंस में फंस जाओगे, वो चीज आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अच्छा, एक चीज और देखने को मिली कि प्री के बाद और मेंस के बीच में गैप बहुत ज्यादा नहीं होता। कई बार स्टूडेंट जो प्री के अपने रिजल्ट की वेट करता है, फिर सोचता है तैयारी स्टार्ट करूंगा, वो एक डिजास्टर हो जाता है। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल सर, जब भी मैं स्टार्टिंग से इसे प्रेस करता हूँ कि मेंस की आप तैयारी करोगे तो आपके एटलीस्ट उतना कंटेंट आपके पास तैयार हो गया कि आप उस 2 महीने में वो लिख सकते हैं। अगर आप पहले प्री की करने लग गए, फिर मेंस में बड़ा दिक्कत आती है। और बीच में ये रहता है कि अगर आपने मेंस की करी तो प्री में आप फिर टॉप 10 में आओगे, तो उसमें ये रहता है कि अगर आपको टॉप 10 में विश्वास रहता है तो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो। तो मेंस की तैयारी जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी आप बाकी स्टूडेंट से आगे निकलोगे। और हमेशा ये टारगेट बनाओ कि जब आपका एग्जाम डेट होता है उससे 1 महीने पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, मतलब विद प्रैक्टिस। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। तो जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतनी रिटेंशन पावर बढ़ती है। रिवाइज प्रैक्टिस, रिवाइज राइट प्रैक्टिस, तो उससे रिटेंशन पावर बढ़ती है। जब रिटेंशन पावर बढ़ेगी तभी आप ज्यादा लिख पाओगे, वरना नहीं लिख पाओगे। तो ये मेन होता है। सही है। अच्छा गौरव, मेरी इंटरेक्शन और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ भी हो रही है, हुई भी है, और मैं बहुत से स्टूडेंट्स के साथ जो सिलेक्ट होते हैं उनसे इंटरेक्शन करता हूँ। एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया कि जैसे आप हैं, जॉब कर रहे थे, जॉब के साथ साथ आपने इस एग्जाम को निकाला, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि साहब अगर आपके पास टाइम ज्यादा होगा तो आप ज्यादा अच्छी तैयारी कर लेंगे या ज्यादा अच्छे नंबर ले लेंगे। क्राइटेरिया कुछ और है कि जो कमिटेड है, जो डेडिकेटेड है, जिसने डिटर्मिनेशन कर ली, वो निकाल के ले जाएगा। आप जॉब कर रहे थे, आपके पास टाइम लिमिटेड था और आपको बैलेंस करना था। किस तरीके से आप बैलेंस कर पाए और किस थॉट के साथ आप आगे गए? सिर्फ फर्स्ट तो यही था कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एनवायरनमेंट इज नॉट अ लोकल इशू, इट्स अ ग्लोबल इशू। तो आने वाले टाइम में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। तो फर्स्ट टाइम ये था कि हमारे पास जॉब के साथ हमें मैनेज करना है। तो अर्ली मॉर्निंग मैं उठता था, तो 2-3 घंटे अर्ली मॉर्निंग दी, उसके बाद जॉब करी, और शाम को आके 3-4 घंटे शाम को दिए। मोर देन 6 to 7 आवर्स इज इनफ इफ यू आर प्रिपेयरिंग द राइट डायरेक्शन। मैं इसलिए प्रेस कर रहा हूँ राइट डायरेक्शन, क्योंकि राइट डायरेक्शन ही आपको सक्सेस कराएगी। आप पढ़ लो, जब 12 घंटे पढ़ लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पढ़ते हो, कंटेंट पढ़े जा रहे हो, उसको नहीं लिख रहे हो, लिखने से मन चला रहे हो, तो फिर आप सिलेक्ट नहीं होगे। मे बी आप मेंस में, प्री में आगे निकल जाओ, लेकिन मेंस में तो आपको लिखना पड़ेगा। और आप घर पे लिखते हो उसका प्रेशर अलग होता है, जब आप मेन एग्जाम में लिखोगे तो आप मान के चलो 50% चीजें वैसे भूल जाते हो। और जब क्वेश्चन पेपर ऐसा आता है जो आपने पढ़ा ही नहीं कभी, 50% और डाउन हो जाता है। तो आप 25% कंटेंट के साथ आपने लिखना होता है, तो आप तभी लिखो जो आपने रिगरस प्रैक्टिस करी हुई है, वरना भूल जाओगे। अच्छा, एक मैं आपसे पूछूंगा गौरव, आपका जो सिलेबस है असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का, हरियाणा का, बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है। केमिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के टॉपिक, सो मेनी टॉपिक्स। तो क्या स्टूडेंट को सारा टॉपिक पे फोकस करना जरूरी होता है या कुछ छोड़ा भी जा सकता है? क्या अप्रोच होनी चाहिए? सर वो अप्रोच जो है मेरे हिसाब से, कुछ हम खुद जज कर लेते हैं, कुछ हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर जज कराते हैं। जैसे आपका इंस्टीट्यूट था, आपने कहा था केमिकल आप स्किप कर सकते हो, एक आधा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि चॉइसेस रहती हैं मेंस में, तो आप स्किप कर सकते हो, तो इजीली हो जाएगा। तो लकीली हमारे पास केमिकल का कोई मेंस में क्वेश्चन नहीं आया। तो अब आपको लगता है जो एकदम नया टॉपिक है, आपकी डोमेन से बिल्कुल बाहर निकल जाएगा, तो आप उसको एक आधे टॉपिक को स्किप कर सकते हो। लेकिन मतलब 2-3 टॉपिक स्किप करके जाओगे, फिर इशू आता है। फिर आप अगर टॉपर्स में नहीं आने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि
एग्जाम ऐसे ही सेट होता है कि मोस्ट प्रोबेबली कोशिश रहती है एग्जामिनर की सारे टॉपिक्स एक क्वेश्चन कवर किया जाए। तो वो आपको जब सारा टॉपिक पुश करोगे तो तभी आप टॉप रैंकर्स के लिए क्वालिफाई हो पाओगे। आई थिंक 19 टॉपिक्स थे 19 और 15 आपके मेंस में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो केमिकल उसमें छोड़ दिया। गुड गुड। अच्छा, एक गौरव, अब आपके सिलेक्टेड कैंडिडेट से इंटरेक्शन हो रही होगी, जितने 25 सिलेक्टेड कैंडिडेट हुए हैं, तो क्या लगता है आपको मेंस में सब लोगों ने कैसा परफॉर्म किया होगा? क्या क्या कॉमनैलिटी थी सब में? क्योंकि अब आप एक ऐसा ग्रुप है जो सिलेक्टेड ग्रुप है 25 लोगों का, तो क्या कॉमनैलिटी है सबके अंदर मेंस एग्जाम के बारे में? एक तो सर सारे बच्चे वो हैं जो अच्छे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, तैयारी मतलब पॉजिटिव वे में तैयारी करी है सबने, और सबके मन में ये था कि हमने एग्जाम निकालना है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है सर। सेकंड पॉइंट ये रहता है कि हमने मेंस लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, और जितना हम कोशिश कर सके मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की वो हमें करने हैं। तो ये दो मेन क्राइटेरिया थे जो 25 बंदों में कॉमन रहे हैं, जिसकी वजह से सिलेक्शन सबकी हुई है। तो इसमें रैंक वेरी कर सकता है, वो नंबर देने का अलग तरीका होता है, वो सबके जो जितना ज्यादा लिखेगा कंटेंट के साथ उसको ज्यादा नंबर मिलते चलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा ये डिमांड करता है कि आपने राइट कंटेंट विद मिनिमम वर्ड्स। ये आप उनको सबको यही चाहिए होता है। आपके सामने 10 पेज हम रख दें और उसमें देखें इसमें ढूंढ लो क्या है, कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। राइट। तो आपको ज्यादा कंटेंट, राइट कंटेंट, मिनिमम वर्ड्स, ये सक्सेस है सर। वंडरफुल। और वो प्रैक्टिस के साथ आएगी। वेरी ट्रू। सो गौरव, मोर और लेस मैं जितने आपसे पॉइंट्स पूछना चाहता था, आपने बहुत मेटिकुलस वे में कम टाइम में उसको सारे स्टूडेंट्स को बताया। कोई भी मैसेज आप स्टूडेंट्स को देना चाहें? मैं तो सर यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। आई हैव डन माई बीटेक इन 2012, सो मेरे को सर लगभग 12 साल हो गए हैं। तो मैंने लेकिन हार्डवर्क नहीं छोड़ा। मेरे को ये था कि अगर आप यहाँ तक IIT से, NIT से, किसी भी कॉलेज से आप बीटेक कर सकते हैं तो आप यही तो एटलीस्ट निकाल सकते, कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। तो आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा, प्रिपरेशन कंटिन्यूस करते हो। तो अपने आप की गलतियां देखो। मेन होता है कि जैसे मेरी सक्सेस का लेट है, तो गलतियां मैंने लेट रियलाइज करी। जो गलतियों को जल्दी रियलाइज कर लेता है वो जल्दी सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है। सब अपनी गलतियों से सीखेंगे। जो जितनी जल्दी सीख जाता है उतनी जल्दी सक्सेस को अचीव कर जाता है। तो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, अपने गलतियों को एनालाइज करिए, टीचर्स की हेल्प लीजिए, जो सिलेक्टेड है उनकी हेल्प लीजिए, और उसके बाद राइट डायरेक्शन में काम करिए, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। वंडरफुल। सो फ्रेंड्स, यू हैव लिसन्ड गौरव शर्मा, और गौरव शर्मा का बहुत ही एक डेकोरेटेड एकेडमिक प्रोफाइल है इनका। IIT NIT बैकग्राउंड के हैं, और उसके बाद इन्होंने बहुत साल तक एज अ जूनियर इंजीनियर जॉब किया, और अभी सिलेक्ट हुए हैं फाइनली। मैं जैसे हमेशा मानता हूँ इस चीज को और बोलता भी हूँ कि राइट एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ बहुत सी अपॉर्चुनिटीज देती है, और उन लोगों को देती है जो राइट माइंडसेट से चले रहते हैं। तो अगर आप राइट माइंडसेट से चल रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज को प्रॉपर तरीके से हार्नेस करने के लिए तैयार हैं, तो आपको वो पॉजिटिवली अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, एंड यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। गौरव, आई मस्ट से थैंक यू फॉर द टाइम यू स्पेयर्ड, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप जिस प्रोफाइल में अभी गए हैं एनवायरनमेंट इंजीनियर के, वो एक बहुत ही रेलिवेंट प्रोफाइल है, एंड आई एम वेरी श्योर जैसे से आप जॉब कर रहे होंगे वो एनवायरमेंटल डायरेक्शन में भी एक बहुत बड़ी सर्विस रहेगी। तो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट।